हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में कि अंग्रेजी का शिक्षण कैसे किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, जैसे कि नाम देख रहे होंगे ईएलटी, फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। देखिए, कोई इंग्लिश के लिए स्पेशल लैंग्वेज टीचिंग के लिए ये रूल नहीं है। ये सभी भाषाओं के लिए, सिर्फ हम इंग्लिश के जो वीडियो देख रहे हैं, यानी इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश का कोई एग्जाम दे रहे हैं या इंग्लिश को हमें पढ़ाना है, इसलिए नाम लिख दिया जाता है। यहाँ हिंदी भी हो सकता था, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। तो दरअसल जो भी काम हुए हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज टीचिंग पर हुए हैं, न कि कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि सिर्फ इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है इसके लिए। हाँ, अलग अलग जगह पर थोड़े बहुत जो आविष्कार हैं वो अलग से जरूर हुए हैं, लेकिन अगर हम देखे जाएं शिक्षण के माध्यम से तो सिर्फ अकेले इंग्लिश के लिए नहीं, वो लैंग्वेज टीचिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। और जो सबसे पहले चीज़ देखनी है वो है कि इनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हमें पहले काम आनी चाहिए और अक्सर आती भी हैं, और हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये काम भी देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इनको भी समझना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। सीधा अगर हम देखें तो देखिए, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, पहले आपने देखा होगा क्या नाम लिख रखा है हमने, ELT, यानी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। क्या ये सेकेंड लैंग्वेज होती क्या है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा ये सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है। और दूसरा, अगर आप देख रहे होंगे EFL, यानी इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो विदेशी क्या अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज नहीं है? अगर फॉरेन लैंग्वेज है तो फिर क्या अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज नहीं है? ये क्या यहाँ पर सिस्टम है? एक तरफ हम देख रहे हैं इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, एक तरफ देख रहे हैं इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। तो इस हम यहाँ सेकंड मानते हैं या फॉरेन मानते हैं? कहाँ पर फॉरेन होगी, कहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज होगी, या कहीं पर सेकंड लैंग्वेज? ये क्या मैटर होता है? तो दोस्तों अगर समझने वाली बात ये है, ये होता क्या है, देखो सुनो मेरी बात। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले एक नाम आएगा, आगे हम देखेंगे, जैसे नेटिव लैंग्वेज का, भारत की जो मातृभाषा अगर हम कहें हिंदी है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि आपकी मातृभाषा भी हिंदी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत चीज है। क्यों है? क्योंकि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, जब हम सब कॉन्शियस चीजें पढ़ेंगे तब हमें पता चले। मातृभाषा वो होती है जो आप जन्म से ही सीखने लगते हैं। कोई जरूरी थोड़ी आपकी माता को हिंदी आई। आप भारत में रह रहे हैं, कुछ लोग बागड़ी बोलते हैं, कुछ राजस्थानी बोलते हैं, आपने देखा होगा तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो मातृभाषा हिंदी नहीं है। मातृभाषा वो है जो आप जन्म से बोलते आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया दोस्तों? हाँ, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर हम माने तो हिंदी जरूर है, और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, हम वही भाषा को चूज करते हैं। लेकिन एज ए सेकेंड लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो, हाँ यहाँ इंग्लिश लिख रखा है ELT का मतलब इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन क्या जरूरी है इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो? सबके लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों ऐसा? मेरी मान के चलिए, आप कहीं यूरोप में जाते हैं, जैसे अमेरिका देश जैसे देश है, मान लिया वहां पर अंग्रेजी है, चलती है। उनको अलग से, जैसे कि हमें हिंदी में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम हिंदी को तब पढ़ते हैं जब हमें रूल याद करने होते हैं, हम पेपर के पर्पज से हिंदी को पढ़ते हैं, वरना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम हिंदी को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज में काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ सेकंड लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? सेकंड लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों कि हम किस भाषा को सिखाना चाहते हैं, यानी सिखाने के पर्पज से किस भाषा को सिखाना चाहते हैं यहाँ पर। और आप भी सीखना चाहते हो, क्योंकि सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे। सिखाना चाहते हैं, राइट? हम सिखाएंगे तभी आप सीखेंगे। आप दूसरी भाषा कौन सी लेना चाहते हैं? हो सकता है पेपर में वो संस्कृत भी हो आपके पास दूसरी भाषा के तौर पर। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप दो भाषाओं का चयन करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश ही एज ए सेकेंड लैंग्वेज हो। यहाँ हम लैंग्वेज टीचिंग को पढ़ेंगे। दूसरी चीज, फॉरेन लैंग्वेज क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हमारे लिए तो मान लिया अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज है मान लिया। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में और उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, कई जगह ऐसी हैं जहां पर इंग्लिश क्या है, जिनकी मातृभाषा है, जैसे इंग्लैंड हो गया, जहां से ब्रिटिश अंग्रेजी आई, उनकी मातृभाषा है, तो वहां उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज तो होगी नहीं। और अब मैं आपको अपनी तरह से बताऊं तो वो सारी की सारी भाषाएं फॉरेन लैंग्वेज होती हैं। मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ तो इंग्लिश दे दिया, ठीक है, जिनके लिए हो सकती है, जैसे कि ब्रिटेन के लिए फॉरेन लैंग्वेज हिंदी हो सकती है,
संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, ये फॉरेन लैंग्वेज ही है उनके लिए। और हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज वो सारी भाषाएं हैं इंग्लिश को छोड़ के, जो हम, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज क्या समझेंगे आप, जैसे कि मान लो आपको लैटिन सीखनी है तो वो फॉरेन लैंग्वेज है। क्या हमारे भारत में ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती होंगी, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी तो हिंदी पढ़ाई जाती है। तो एज ए कुछ एक वहाँ पर पढ़ने वाले फॉरेनर होते हैं, जैसे कि बहुत से नेता हैं जिनको 3 से 4 भाषाओं को नॉलेज है, तो वो एज ए फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगली चीज आती है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, सॉरी ESL इंग्लिश, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ELT के अंदर मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफी चाहूंगा। इंग्लिश L का मतलब होता है लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एज ए लैंग्वेज टीचिंग, तो ये इंग्लिश एज ए लैंग्वेज टीचिंग था। और मैंने अभी इसका विवरण दिया यहाँ पर जो हम सिखाना चाहते हैं। लैंग्वेज टीचिंग कहने का मतलब है एक भाषा के तौर पर हमें पढ़ाना है अंग्रेजी को, तो उसके लिए। और वैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बजाय हम बात करें लैंग्वेज टीचिंग का ही सारा का सारा खेल है। यहाँ हिंदी भी आप जोड़ सकते हो, कल को हिंदी जोड़ लो, संस्कृत जोड़ लो, मैथ, सॉरी जो भी मतलब भाषा आप पढ़ाना चाहते हो, सॉरी भाषा जितनी भी आप पढ़ाना चाहते हो वो उसके लैंग्वेज टीचिंग पर ही आधारित है। आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे पता भी चल जाएगा, क्योंकि स्पेशल अंग्रेजी के लिए तो है नहीं कोई चीज़। अगली जो वर्ड मीनिंग आती है वो है, सॉरी जो हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है वो क्या है, TESOL, यानी टीचिंग इंग्लिश टू स्पीक। और ये ऑफ नहीं होता दोस्तों, ये अब होता है। क्या होता है? अब होता है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अब होता है अब अदर लैंग्वेज। फोनेटिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। टीचिंग इंग्लिश टू, यहाँ ये देखिए टीचिंग इंग्लिश टू यहाँ पे लगा हुआ, ये अब नहीं है, ये अदर वाला है, ठीक है। टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकिंग और अदर लैंग्वेज। अभी मैंने इसकी आपको बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि ऐसे लोग टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना, टू स्पीकर और अदर लैंग्वेज, उन लोगों को जो अलग भाषाएं जानते हैं, अलग भाषाएं पढ़ते हैं, अपनी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की संस्कृत हो सकती है, किसी की मतलब बंगाली हो सकती है, जो भी है, मतलब उन अन्य लोगों को अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान करवाना, उनको पढ़ाना, तो क्या क्या बातें होंगी ये इनकी बारे में है। TESL है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। टीचिंग हमें पढ़ानी है, यहाँ पर तो था इंग्लिश के बारे में, यहाँ अब बातें आ चुकी हैं पढ़ाने के बारे में। ये देखिए टीचिंग करने के बारे में, कि टीचिंग को अब मान के चलिए किसी ने सेकंड लैंग्वेज के तौर पे चूज कर लिया कि मुझे तो पहले हिंदी आती है, अब मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, साथ साथ अंग्रेजी सीखनी है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखनी है, जैसे कि मुझे लैटिन सीखनी है, तो फिर वो फॉरेन में मानी जाएगी, वो सेकंड लैंग्वेज में नहीं। तो यहाँ पर टीचिंग करनी है, अब हमें मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है? सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है ना। तो दोस्तों सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, क्योंकि हम ये क्या होता है, सबकॉन्शियस नहीं हो सकता, उसकी जगह अनकॉन्शियस भी नाम आ सकता है। सबकॉन्शियस का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कोई चीज मनचाहे रूप से, कोई हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी उन चीजों को रिसीव कर लेते हैं। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम कैसे पढ़ाएंगे वो भी आगे बात होगी। TFL का मतलब टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अब उन लोगों के लिए जिनके लिए ना तो ये जैसे कि ना तो मातृभाषा है, जैसे कि किसी की संस्कृत है मान लीजिए, दूसरी भाषा वो पढ़ना चाहता है हिंदी। अब भारत के अंदर तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है, लेकिन भारत के बाहर के, जैसे कि यूरोप के बहुत से अन्य कंट्रीज हैं, जहां जैसे चाइना जैसे देश हैं, वो मानते ही नहीं ना। तो वो अगर सीखना चाहिए तो वो क्या है, वहां फॉरेन लैंग्वेज होगी अंग्रेजी। अगर उस तरह से हमें पढ़ाना है तो क्या करेंगे? SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ क्या है? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या मतलब होता है? यानी दूसरी भाषा को किस तरह से हमें पढ़ना है, ग्रहण करना है, खुद को सीखना कैसे है, एक्विजिशन कैसे, रिसीव कैसे करना है, ऐसे मान लीजिए, प्राप्त कैसे करेंगे, कुछ चीजों को कैसे जानेंगे, इसका मतलब ये होता है। और ज़्यादा इसमें ज़्यादा डेफिनेशन देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये अगर आपको पता भी नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, ए लगा दिया, इसका मतलब SLA का मतलब जो है एसोसिएशन है, मतलब ये आपको ये बताएगी कि दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, आप कैसे सीखोगे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर चीज़ों को। तो ये उस पर काम करती है जो सेकंड लैंग्वेज एसोसिएशन है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहां पर थोड़ी सी बहुत चीजें जानने को मिलेंगी आपको, नई नई चीजें। वो नई चीजें क्या है? पहली चीज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है आपके भारत में? हिंदी लैंग्वेज, राइट। फर्स्ट लैंग्वेज आप क्या पढ़ते हो? हिंदी लैंग्वेज। एक नाम देख रहे हो आप, नेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या फर्क है? नेटिव का मतलब होता है मातृभाषा। क्या मातृभाषा हिंदी है? हम बड़े गर्व से कहते हैं मातृभाषा। पहली बात तो देखिए,
ये राष्ट्रभाषा भी नहीं है हिंदी। आप कहां पर देखोगे, कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखा। मातृभाषा हम मानते हैं, लेकिन मातृभाषा वो है जो हम जबान से बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हैं। जैसे आपकी माँ को हिंदी आई, कोई जरूरी नहीं है, तो आप मातृभाषा कैसे कह दोगे? आपके परिवार में लोगों को आप हिंदी बोल सकते हो, लेकिन आपके परिवार के नहीं बोल सकते, तो उसको मातृभाषा कैसे कह सकते हो? बिल्कुल आया समझ में आपको? तो कहने का मतलब जन्मजात से चीजें, तो वो इस भाषा के अंदर आ जाती है, नेटिव लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। और इसी तरह से मदर टंग, जो अब आप आपकी माता, मदर टंग मतलब है वही भाषा जो आपकी घर में नो डाउट कि वो नॉर्मली यूज होती है। कोई बंगाली बोलता है, कोई उड़ी बोलता है, कुछ भी, मतलब ये 22-23 भाषाएं, क्या अनेकों भाषाएं हैं भारत में, आपने मुख्य रूप से 22 मानी जाती हैं हिंदी को छोड़कर भी। तो वो लगभग अलग अलग एरिया की मदर टंग है, किसी की राजस्थानी है, किसी की हरियाणवी है, और हरियाणवी में भी अलग अलग हैं, कोई किसी तरह से बोलता है, कोई किसी, तो वो मदर टंग में आ जाती हैं, वो आती हैं मदर टंग में दोस्तों, ठीक है। हिंदी मदर टंग है, कोई जरूर हाँ हो सकता है, लेकिन सबके लिए हो कोई जरूरी नहीं है। नेटिव लैंग्वेज भी अलग अलग, जैसे अभी हमने बात की, कोई राजस्थानी, कोई हरियाणवी, ये स्पेशल हो गई। लेकिन एक चीज देखे ना, लैंग्वेज 1 जो है ये MT बराबर L1 बराबर ये क्या नाम है NL, यानी नेटिव लैंग्वेज। ये तीनों ही बराबर ही हैं दोस्तों, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना, ये तीनों एक ही चीज है। वो अलग चीज है कि हमें समझना चाहिए। अब बची सेकंड लैंग्वेज, अभी हम डिस्कस करके आए थे, L2 नाम दे रखा है, जिसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम इंग्लिश, अगर हम सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, मैं सेकंड ग्रेड के बेस पर ही पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ये चीजें। और टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, टारगेट लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ये टारगेट का हो गया, ये टारगेट वो चीजें कि आपको पढ़ाना किसको है, किसको आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं, संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, ये वो सारी की सारी भाषाएं हैं जो टारगेट लैंग्वेज के अंदर हमारे सामने आती हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर कि हम आगे इसके बारे में खोजबीन कैसे हुई, उन चीजों के बारे में। स्टीफन क्रेशन का नाम आप सुनोगे यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ELT जो हम कर रहे हैं अभी, इसके अंदर देखो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो नाम देख रहे हो स्टीफन क्रेशन, ये नाम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। मैं कोई और कलर चूज करता हूं। स्टीफन क्रेशन नाम देखोगे आप, ये इनका जन्म 1941 में हुआ था दोस्तों, लगभग शायद मई के आसपास की बात है, 14 तारीख की, उस दिन इनका जन्म हुआ था 1941 के आसपास, ऐसा माना जाता है। कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के सॉरी, उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने काम किया था, शिकागो में उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये नाम आपको याद रखना, इनपुट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों? ये होता है कोई चीज को, अगर मैं शुद्ध हिंदी में लिखूं तो परिकल्पना नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? परिकल्पना। ये आपको सफेद में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, परिकल्पना इसका नाम होता है दोस्तों, परिकल्पना। ये देखो आपको मैं अभी लिख रहा हूं, परिकल्पना का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, क्या होगा आप सोच के बताइए। यानी ऐसी चीजें जो आप पहले सोच सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो ये क्या कह रहा है देखिए, द इनपुट हाइपोथेसिस, यानी ऐसी चीजें जो हम इनपुट करते हैं परिकल्पना के अंदर, हम सोचते हैं, पहले ही मानते हैं, डेवलप करते हैं, बाय लिंग्विस्ट स्टीफन क्रेशन मेक्स ए, ये क्या करता है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। यानी ये कह रहा है यहां पर इसका अर्थ होता है अंतर होना, किसी चीज में अंतर पैदा करता है, किसके बीच में पैदा करता है, बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर एक मिनट सुनिए ध्यान से, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब लैंग्वेज को आप ग्रहण कैसे करते हैं और लैंग्वेज को सीखते कैसे, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। यहां पर क्या बताया है स्टीफन ने कि लैंग्वेज को सीखना अलग चीज है, लैंग्वेज को एक्विजिशन करना अलग चीज है। समझ में आया कुछ? ये अब देखो यहां पर एक जो चीज मैन हमारी सामने आ रही है वो ये देखिए, एक्विजिशन, ये लाइन पढ़ लो काफी है, एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंक्शंस। तो यानी क्या कह रहा है, ये दोनों चीजों में अंतर है, ये देखिए ये अंतर शो कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों में, इसका मतलब होता है अंतर होना किसी चीज में। तो लर्निंग में और आप कोई भाषा सीखते हो, कैसे अंतर होता है। अब मैं एक बार पढ़ देता हूं, ये सारा का सारा माहौल इसमें तैयार आ गया, इन दो शब्दों में इन सारे का उत्तर है, इसकी पूरी की पूरी परिभाषा है। कैसे? क्लेमिंग दैट, ये बात उन्होंने मानी कि एक्विजिशन इज ए सबकॉन्शियस
प्रोसेस वेयर एज लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। अब आइए ध्यान से, अब समझिए, अब आएगा आपको समझ में सब कुछ। सबकॉन्शियस की जगह आपको अनकॉन्शियस भी मिल सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, अनकॉन्शियस मिल जाए तो भी सही है पेपरों में, सबकॉन्शियस मिले तो भी सही है। सबकॉन्शियस का मतलब होता है वे सारी भाषाएं दोस्तों जहां पर आपको दिमाग न लगाना पड़े और आप बिना किसी ट्यूशन के कहीं पर भी किसी भी कॉपी किताब में कोई अक्षर लिखे बिना भी आप बोल सकते हैं। जो भाषाएं आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। कॉन्शियस का मतलब ध्यानपूर्वक कोई चीज एक तो समझते हैं, वो भाषा सीखते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, अनकॉन्शियस से मतलब बिना कोई दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे। सब कॉन्शियस का मतलब, अनकॉन्शियस का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं। और यही मतलब परिकल्पना हो गई, हाइपोथेसिस हो गई दोनों के बीच में। एक नीचे नाम पढ़ रहे होंगे क्या, लैंग्वेज लर्निंग कॉन्शियस प्रोसेस। लैंग्वेज ये सब कॉन्शियस, ये दो बार थोड़ी मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, ये यहां पर इधर नाम आ गया इसका। लैंग्वेज लर्निंग जो इंग्लिश लैंग्वेज की है, अगर हम कोई भी मान लो, चाहे लर्निंग की कोई भी प्रोसेस होगी, अंग्रेजी की नहीं है, कोई भी भाषा दूसरी सीख रहे हो, अगर आप सीख रहे हो ना, लर्निंग अलग चीज है, एक्विजिशन अलग चीज है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब जैसे कि आपने बागड़ी सीखी, बागड़ी आपके माता पिता ने सिखाई क्या आपको कि ये बोलना, वो बोलते गए, आप सीखते गए, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, कहीं पर भी कॉपी में नहीं लिखा इसका वर्ड मीनिंग ये और वो कुछ नहीं लगाया, बिना सोचे समझे आप वो भाषा सीख गए बागड़ी। राजस्थानी अपने जो राजस्थान में रहते हैं यानी नेटिव वाले हैं, वो राजस्थानी सीख गए, कोई उर्दू सीख गया, कोई कुछ सीख गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम हिंदी पढ़ने बैठे, या सॉरी माफी चाहूंगा, जैसे कि अंग्रेजी मान लो, अंग्रेजी आप सीखने जा रहे हो, तो वहां पर आपको बड़े कॉन्शियस होने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। नहीं पड़ेगी तो बताओ क्यों? आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, सुनोगे चीजें, सीखोगे धीरे धीरे, तब वो हमारे दिमाग में आएंगी। और कॉन्शियस मतलब ध्यानपूर्वक कोई चीज लगा के सीखोगे, माइंड में सोच समझकर सीखोगे, तब वो चीजें समझ में आएगी। इसलिए हम कहते हैं कोई भी भाषा हो जिसमें अगर आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है दोस्तों। और जो भी भाषाएं, ऐसी भी जितनी भी लैंग्वेज हैं जिनमें आपको दिक्कत नहीं आती, आप बिना किसी सोचे समझे काम कर सकते हैं। आपको ऐसे सोचना है कि मुझे इसकी पढ़ाई करने की आवश्यकता है या नहीं। जैसे कि उर्दू सीखोगे तो भी अब आपको कॉन्शियस होगा। सीखना, लर्निंग किसी की भी करो कॉन्शियस, लर्निंग न करनी पड़े, कोई भाषा ऐसे ही आपको आ गई, ऑटोमेटिक ही आने लग रही है भाई। जिस माहौल में, जैसे पंजाबी के लोग, आप पंजाब में रहने शुरू हो जाओगे, वहां उनके लोगों के बीच में रह गए, तो मुझे पता है आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, तो वो सब कॉन्शियस हो गया, वो सब कॉन्शियस में आएगी जिस माहौल में रहते हो। और कॉन्शियस है स्पेशल लर्निंग, अगर आप किसी उद्देश्य को पूर्ण करते हो तो वह एक कॉन्शियस जो प्रोसेस है उसमें आती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम दूसरे पार्ट पर इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।